बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़रज़ाना चौधरी आज एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर हैं। हम आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के मारूफ़ फ़िल्म डायरेक्टर राइटर मोहम्मद परवेज़ कलीम से करवाएंगे। मोहम्मद परवेज़ कलीम किसी तारीफ़ के मुताज नहीं हैं। बहुत सी कामयाब फ़िल्में इनके क्रेडिट पर हैं। इन्होंने 182 फ़िल्में लिखी, जिनमें से 171 उर्दू फ़िल्में हैं और 11 फ़िल्में पंजाबी की हैं। इन्होंने बहुत से आर्टिस्टों को भी सिल्वर स्क्रीन पे मुतारिफ़ करवाया, जिन्होंने शोहरत कमाई। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के वाहिद फ़िल्म राइटर हैं, जिनकी 6-7 फ़िल्में इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री ने कॉपी की, जिनमें बाज़ार हुस्न जो पति पत्नी और तवाइफ के नाम से इंडिया में रिलीज़ हुई, फ़िल्म आसमान जो बोनी कपूर ने रूप की रानी और चोरों का राजा के नाम से रिलीज़ की, जलते बदन ये फ़िल्म ये क्यों कर के नाम से सलमान खान ने बनाई, फ़िल्म गुनाह जो इंडिया में सोतन की बेटी के नाम से बनाई गई, फ़िल्म आबदा लागा चुनरी में दाग इंडिया में कॉपी की गई, कैदी पंजाबी फ़िल्म जो शक्ति के नाम से इंडिया ने कॉपी करके बनाई, जिसमें शाहरुख खान ने मेन रोल किया। राइटर मोहम्मद परवेज़ कलीम ने 23 सीरियल मुख्तलिफ चैनल्स के लिए लिखे और 7 टेलीफिल्में लिखी। इन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले टेलीफिल्म सलाखें लिखी। डायरेक्टर मोहम्मद परवेज़ कलीम ने स्टेज ड्रामे भी लिखे। इनके 2 स्टेज ड्रामे बहुत मशहूर हुए। एक जन्म जन्म की मैली चादर जो 3.5 साल तक थिएटर की जिन्नत बना रहा। दूसरा इनका ड्रामा था एक बार मिलो हमसे, इसमें सलमा आगा ने काम किया। इनकी 2 किताबें भी शाया हो चुकी हैं। एक किताब का नाम है रंग और दूसरा है मेरा फेस मेरी बुक। नाजरीन, फ़िल्म डायरेक्टर फ़िल्म राइटर मोहम्मद परवेज़ कलीम से इंटरव्यू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन नाजरीन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए अब आपकी मुलाकात मारूफ फ़िल्म डायरेक्टर राइटर मोहम्मद परवेज़ कलीम से करवाते हैं। कलीम साहब, वालेकुम सलाम जी। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो हाँ, मैं समझता हूँ कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आके आपसे बात करूँ। ये मेरे लिए इट्स ऑनर फ्रॉम मी, फरजाना चौधरी जी। थैंक यू सो मच। अच्छा परवेज़ साहब, आप माजी की हम इंडस्ट्री के हवाले से शुरू करेंगे। जब आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, क्या माहौल था? कुछ इस हवाले से हमें दिलचस्प किस्म के वाक़यात बताइए और रुदात थोड़ी सी उसकी हो जाए। देखिए, माजी तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। माजी जो गुज़र जाता है ना, जी जो बीत जाता है, हम्म, तो वो हमेशा ही खूबसूरत होता है। जी जिस वक्त मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया तो ये 1968 का इरा था। जी जी उस वक्त फिल्म जो थी वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इब्तदाई मराहल में थी। उस वक्त अल्लड़ हो चुकी थी फिल्म। अभी होश जो था वो थोड़ा कम था, लेकिन अल्लड़ हो चुकी थी। तो उस अल्लड़पन में जो लोग काम कर रहे थे उनका पैशन काबिल दीद था, क्योंकि यही मैंने ऑब्ज़र्व किया आके। तो मैं जब मैं आया था तो मैं तो आई वॉज अप्रेंटिस असिस्टेंट डायरेक्टर। ये जो तारे बाने लपेटने वाले लोग होते हैं उनमें था मैं। हालांकि मैं ग्रेजुएशन से छोड़ के फिल्म की तरफ आया था, लेकिन ये काम जो हैं प्रैक्टिकल बड़े ज़रूरी होते हैं। तो उस वक्त जो अदाकार काम कर रहे थे, ह्यूमन बीइंग, एक तो उनके अंदर एहसास था एक दूसरे का, फिल्म साज का एहसास था। बहुत ज़्यादा जो थे वो लोग
हार्ड वर्कर थे, यानी सुबह 7 बजे की भी शिफ्ट में फ्रेश लगते थे और रात को 3 बजे तक भी फ्रेश होते थे। यानी ये वो दौर था जिसे आप गोल्डन एरा कह सकते हैं फिल्म का। बिल्कुल। तो होता यह है कि सहूलियात ज़रा कम थीं, टेक्निकली भी हम लोग जो थे वो हमारे पास जो सामान था, जिसे आप टूल्स कह सकते हैं फिल्म के, जी जी। तो वो टूल्स जो थे वो कोई इतने बहुत बेहतर नहीं थे, लेकिन जहन बहुत बेहतर थे। उस दौर में जहन की बहुत कीमत थी और चेहरों की भी कीमत थी, यकीनन। लेकिन जहन जो था वो चेहरों पे हावी था। यही वो वजह थी कि बेहतरीन फिल्में जो हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में असातिज़ा ने बेहतरीन फिल्में तख्लीक की जी। और लोगों ने जो है कंपैरेटिवली देखा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पैरेलल भाग रही थी उस वक्त। हालांकि उनके पास दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार थे, लेकिन हमारे पास भी संतोष कुमार थे, हमारे पास भी अलाउद्दीन थे, हाँ। हमारे पास भी हबीब थे, हमारे पास भी इजाज़ थे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौर था ना, ये असल में जिन भी लोगों ने, जो भी लोग यहाँ इस काम से मुलव्वस थे, जी। वो लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। ये वो एक अपने काम को इबादत समझ के करने वाले लोग थे। एक तो नया नया उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हुई थी, तो वो एक तरद्दद और मुशक्क़त से गुजरे हुए लोग फिल्म की अहमियत को अच्छी तरह जानते थे। ये वो दौर था जिसमें मैंने देखा कि जो लोग भी फिल्म में हैं, चाहे वो टेक्नीशियन है और चाहे वो कोई अदाकार है या किसी और शोबे से है, राइटर है, मौसीकार है। मैंने मास्टर नायत जी को देखा उस दौर अच्छा। में, रशीद अतरे साहब को देखा। मास्टर साहब को तो मैंने ये देखा कि वो रुमाल पकड़े हुए जूरी बाग में इधर से उधर ढूंढ फिर रहे हैं। अच्छा। मैं पूछा कि हुजूर आप ये चहलकदमी क्यों कर रहे हैं, तशरीफ रखिए। तो उन्होंने कहा भाई ट्यून बना रहा हूँ मियाँ लाड़िया, अच्छा। मैं धुन पे लबना। हम्म। तो अब कहाँ, अब तो बड़ी ये है नहीं। अपनाहियत भी और अपने काम से नहीं मोहब्बत सर, भी। सच्ची बात है, ईमानदारी है। अपने काम से सच्ची ईमानदारी जो है वो इंसान को बेकरार रखती है, बेचैन रखती है। यही इस काम क्रिएशन में यही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि इंसान बेकरार रहता है, बेचैन रहता है। जैसे कोई आशिक अपने माशूक से दूर हो तो उसकी जो कैफियत होती है, जस्ट इसी तरह ही फनकार की कैफियत होती है। तो पहली मुलाकात किससे हुई, किस तरह से आगे आप फिर बढ़े? हाँ, ये एक बड़ा लंबा है, मैं इसे मुख्तसर इसलिए जी, कर लूँगा बिल्कुल। कि मैं तो फिल्म में किसी की सिफारिश लेके नहीं आया। बस शानूर स्टूडियो जो था उसमें मैं फर्स्ट टाइम मैंने वो दरवाज़ा क्रॉस किया था शानूर का, जो शौकत हुसैन रिजवी साहब और नूर जहाँ के इश्तराक से एक जला हुआ स्टूडियो, टूटा फूटा स्टूडियो जिसको शौकत साहब की मेहनतों ने बनाया। मैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं सलाम पेश करता हूँ शौकत हुसैन रिजवी साहब को। मैंने इतना फिल्म का कारीगर बड़ा कम देखा है। वो एडिटर थे फिल्म के बुनियादी तौर पे। उन्होंने हिंदुस्तान में भी जीनत, ख़ानदान, दोस्त जैसी फिल्में बनाई और यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। मैं कई दफ़ा, एक दो दफ़ा मैंने सोशल मीडिया पे लिखा है कि वो वाहिद आदमी, मैं मानता हूँ, दुनिया भी मानती है, दिलीप कुमार साहब को मैंने ख़ुद देखा कि उन्होंने ऑन किया कि शौकत साहब आप मेरे टीचर हैं, आप वो हैं जिसने दिलीप कुमार को दिलीप कुमार बनाया। क्योंकि जुगनू, उनकी 3 फ्लॉप फिल्मों के बाद जुगनू बाद फिल्म थी जो सुपरहिट हुई, जिसमें रफ़ी साहब का डेब्यू था कि यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। रफ़ी साहब का भी वो पहला हिट सॉन्ग है और दिलीप कुमार साहब की वो पहली हिट फिल्म है। तो उस स्टूडियो में मैं एक शौकत साहब से मेरे, बस वो मेरा कुछ भी नहीं, वो यूँ कह लीजिए कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, याद है? कोई उनसे जुड़ी यादें तो मैं क्या बताऊँ आपको। एक आध बता दें। उनसे जुड़ी यादें ये हैं कि जब उन्हें पता चला कि ये एक लड़का है जो अच्छे कपड़े पहन के स्टूडियो में फिरता रहता है,
कभी उधर बैठ जाता है, कभी उधर बैठ जाता है। तो एक दिन कुर्सी पे बैठे हुए थे, एक सामने बिल्कुल मेन गेट के बहुत दूर सड़क क्रॉस करके एक फ्लोर होता था, मुझे शायद वो नंबर भूल गया मुझे। उसके बाहर वो कुर्सी डाल के बैठे हुए थे और उनके कुत्ते भी जो थे वो फिर रहे थे, क्योंकि उन साथ ही उनका घर था। तो बड़े ईज कपड़ों में बैठे हुए, लेकिन वो अच्छा वो वह शख्स थे फरजाना जी जिन्हें मुझे साहब कहते हुए कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये साहब नहीं है, बाकायदा साहब थे वो। उनकी ग्रेस, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी कम देखी मैंने। अब ये देखिए ना, जिस पे मादाम नूर जहाँ जैसी औरत फिदा हो जाए, गौर कीजिए वो क्या शख्सियत होगी। तो शौकत साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे एडिटर। आपको आता देख के फिर कोई मुझे आता देख के मुझे कहते हैं कि इशारा किया उंगली से, मैं गया पास। अब देखिए ना, ये कहाँ हैं लोग। मुझे कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों फिर रहे हो। मुझे लगा ये कोई थानेदार टाइप, कोई पुलिस के आदमी हैं। अच्छा। तो मैंने उनको देखा, लेकिन चेहरे पे चूँकि उनके बड़ी एक जलालत थी, तो मैं यही अंदाज़ा किया जो मैंने आपको बताया। मैं उन्होंने पूछा तो फिर मुझे पता चला कि ये स्टूडियो ऑनर हैं। फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने मैंने कहा जी मैं यहाँ फिल्म डायरेक्टर बनने आया। अच्छा। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा अच्छा। सर से पाँव तक, ठीक है और क्या करते हो। मैं कहा जी लिखता हूँ, स्कूल टाइम से ही लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मियाँ, फिल्म में घुसने के दरवाजे बड़े कम हैं, तो ये है मैं एक दरवाज़ा है मेरे पास, मैं खोल देता हूँ तेरे लिए। तो मुझे उन्होंने रशीद चौधरी साहब एक हमारे सिनेमेटोग्राफर थे, उनके पास एज ए प्रिंटर्स रखवा दिया। बस वहाँ से मैं असिस्टेंट हुआ, असिस्टेंट से मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ काम करता हुआ। सबसे पहले जो फिल्म असिस्ट की उसमें हीरो हीरोइन कौन थे? जी उसमें जो मैंने असिस्ट फिल्म की, मुझे पहली फिल्म याद है, मियां हनीफ कारदार के साथ मैंने की। उस फिल्म में हीरो हीरोइन आसिया बेगम थी। अच्छा। और इकबाल हसन थे। और कैसा होता था सेट पे इनका एटीट्यूड और किस तरह से कोई? बड़ा नॉर्मल होता था। ये लोग अपना काम करने के लिए आते थे, काम करके मेहनत करके चले जाते थे। इनके एटीट्यूड में जो सबसे बड़ी बात थी, जो तरीक़ाकार था, जो इनका बिहेव था, जो इनकी नशिस्त बर्खास्त थी, उसमें सिवाय प्रोफेशनलिज्म के और कुछ नहीं था। ये प्रोफेशनल लोग थे, अपने प्रोफेशन से इश्क करने वाले लोग। ऐसे लोग तो सेट पे कोई यादगार वाक़या हुआ हो? सेट पे यादगार वाक़या एक ऐसा हुआ था पहले ही कि हमारे फिल्म के कैमरे के पीछे असिस्टेंट खड़ा होता है। और जब एक्टर शॉट दे रहा होता है तो वो उसको क्यू देता है डायलॉग का, यानी इधर वाले एक्टर का क्यू देता है। वो डायलॉग बोलता है और वो आगे से वो डायलॉग पकड़ता है। तो मैं क्यों दे रहा था और इत्तेफाक देखिए कि अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत करे, इकबाल हसन साहब सामने खड़े थे और वो डायलॉग भूल रहे थे। हो जाता है किसी वक्त, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट भूलता है। तो उन्हें मुझ पे गुस्सा आ गया। अच्छा। और मैं भी आई वॉज क्वाइट यंग, बस बच्चा भी था और इतनी सूझबूझ भी बड़ी कम थी। ये कमकली की दलील है जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे गाली दी, मैंने भी गाली दे दी। उन्होंने मुझे गिरबान पकड़ा, मैंने भी गिरबान पकड़ लिया। तो फिर वो डायरेक्टर साहब तशरीफ़ लाए, मियां हनीफ कारदार, तो बहुत बड़ा नाम है। वो आए और उन्होंने, वो बहुत सख्त आदमी थे, उन्होंने फिर इकबाल हसन की सरजनिश की कि तुमने मेरे असिस्टेंट के साथ इस तरह का बिहेव क्यों किया। क्योंकि सच पहले पूछ के आए थे वो कि भाई क्या वाक़या हुआ है, कसूर किसका है। बहरहाल ये वाक़या मुझे जो है वो उनकी एक तल्ख़ याद है। लेकिन उसके बाद मेरा बड़ा अच्छा प्यार रहा इकबाल हसन के साथ, बड़ी मोहब्बत रही, बड़ी एक दूसरे को हम लोग बहुत मिलते रहे, काम भी सबसे किया। अच्छी बात क्या लगी फिर आपको? इकबाल हसन की दोस्ती हो गई वो इसलिए वो लगी बड़ा जहाँ जहाँ कहीं कंजक्शन थी वहाँ वहाँ वसत भी थी। ये एक होता है ना, एक फिल्म एक्टर के हट के भी उसकी पर्सनल नहीं, वो तो देखिए पर्सनल अगर आप आएंगी तो वो मैं उसकी होती है ना। एक ही अदाकार है पूरे मुल्क में जी जिसको मैंने बहुत करीब से देखा। मैंने जब मैं असिस्टेंट था जब से मैं उन्हें जानता था, लेकिन उसके बाद मैं उनके अदारे में एज राइटर काम किया।
फिर उन्हीं के अदारे में मैंने उनकी फ़िल्म डायरेक्ट की, जो कि एक और फिल्म साज उनके साथ थे, एक वो थे, फिल्म का नाम था बुत शिकन, और अदाकार थे यूसुफ खान साहब। एक वाहिद पर्सनैलिटी है पूरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिससे सबसे पहले मेरी इंस्पिरेशन है। अच्छा। यानी वो एक अदाकार थे जिसने मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। इत्तेफाक से उसकी वजह ये थी कि मैं भी कृष्ण नगर में रहता था और वो भी कृष्ण नगर में रहते थे, तो वो महल्लेदारी की वजह से भी थोड़ा एक करते थे। हालांकि बड़े सख्त आदमी थे, बड़े बाउसूल, मैन ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा जी। तो कभी इससे हटके भी नज़र आया आपको कहीं, मतलब ज़रा सख्त थे इतने और बड़ा इस तरह से, लेकिन एक बंदे का होता है ना कि उससे पर्सनैलिटी से ज़रा हटके भी नज़र आ जाते हैं? नहीं वो तो वो तो इतनी, वो मुझे सारी ज़िंदगी पुत्र जी कलीम जी, उनसे जुड़ी याद भी पुत्र हमें जी शेयर कलीम करें एक नहीं है, वो तो मैं किताब लिख सकता हूँ, तो इतनी ना, यादें ये हैं। हमें सुना देना। मैं आपको क्या बताऊँ, एक सीन हम कर रहे थे उस चिकन का, उसमें सीन था कि ये बंदा बेदीन है और ये बंदा जो है ये जो वहाँ का एक बहुत बड़ा ज़मींदार है हिंदू, वो इसका पुष्टपनाह है और ये डाकू है बेदीन, खुदा को नहीं मानता। तो उस बंदे ने ऐसा ऐसा, एक मुफ्ती हैं आगा तालिश ने वो रोल किया था, यादगार रोल था वो। अच्छा। हाँ, मैं डायरेक्टर भी था उस फिल्म का, राइटर भी था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस सीन में वो मुफ्ती थोड़ी तोड़ फोड़ कर चुका है इनके अंदर। अब ये थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब में है, थोड़े परेशान है, कुछ हैरान है कि ये क्या चीज़ें हैं, मुझे हॉन्ट क्यों करती हैं, अजान फलानी, ये चीज़ वो चीज़ मुझे हॉन्ट करती है, यानी ये ना टूट फूट हो रही है और बहुत ज़्यादा नशे में है। अच्छा। ये बंदा, वो सीन था उसमें इसने उसको कहना था, ठाकुर वो जो है जो पुष्पना है इसका, ठाकुर बलदेव सिंह, अनवर खान ने किया था बरोल। तो उन्होंने पूछा, कहना था कि पता नहीं उन्हें क्या की हो रहा तेनू मोहनचंद, कहता पता नहीं मैनू कोई अंदरों टोटे टोटे कर रहे है, मेरी तोड़ फोड़ हो रही है, पता नहीं केड़ी शै है जी मैनू अपने वाल खिंच रही है ठाकुर जी। इस तरह का वो सीन था। तो मैंने अब नशे में ये बात कहनी है तो परफॉर्म भी करना था, तो मैंने लाला जी से, इन्होंने शॉट जब दिया तो मैंने, चूँकि वो एक ऐसा आर्टिस्ट था, एक तो वो परफेक्शन के साथ रिहर्सल करते थे, रिहर्स करके शॉट देते थे, और फिर दूसरी बात है कि जुजियात जो थे वो अपने हदायतकार से पूछ लेते थे, तो वो जुजियात को फिर प्ले करते थे और उसमें कहीं कमी की गुंजाइश रहती नहीं थी। बस वो मैं भी, तो चूँकि मेरे अंदर वलवला उस वक्त बहुत ज़्यादा था, मैंने कट कह के, तो मैंने कहा लाला जी नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ऐसे घूम के देखा ऐसे कि यार ये मेरा बच्चा है, और ये मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, लेकिन एक लम्हे में मैंने देखा कि वो जो आँख थी वो बदली और खान साहब ने कहा हाँ जी पुत्र जी, जी सर। तो मैं उस वक्त तो ना फील कर पाया, बस मैंने बता दिया कि जनाब ये मुझे कमी लगी थी। उन्होंने कहा ओके टेक करो सर, और मैंने टेक किया। बाद में हम लोग बाप बेटी की तरह बैठे तो मुझे कहने लगे यार मैं भी ठीक सा कि तुम ही ठीक है, बात यह है कि तूने एज डायरेक्टर मुझे चेक किया, मुझे ये खुशी है, लेकिन चूँकि मुझे ये आदत नहीं है तो मुझे ज़रा और लगा, तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार कि तुमने मुझे जो है ये बताया, और या जो भी था। तो ये एक बड़ा वसीउल कल्बी की बात है, वरना वो बड़े बड़े लोग, अब मैं तो उस वक्त नाम ही नहीं था, बड़े बड़े लोग उनके जो डायरेक्टर हदायतकार थे उनकी टांगें काँपती थी उनसे, वो इस तरह का एक हैबत थी उनकी। अच्छा, वो किसी को कोई हाथ में कोई बंदूक लेके नहीं स्टूडियो में आते थे, या कोई तलवार नहीं होती थी उनके पास, उनका चेहरा और उनकी आँख में जो जलालत थी उसकी ताब कोई नहीं ला सकता था। खैर
ये तो कौन कौन सी हीरो ने उन पे मरती थी बस? देखिए जी, मरने का तो यही अंदाज़ा कर लें कि मादाम नूरजहां ने भी उनसे शादी की अच्छा, शौकत साहब के बाद। मेरा यूसुफ खान से खालिजा, शादी की हाँ उन्होंने? शादी भी की उन्होंने। हम्म। और कितना अरसा रही? वह कोई साल एक के करीब। अच्छा। हाँ, उसके बाद बहुत से आर्टिस्ट हैं, मैं उनका नाम इसी दो एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, इस वक्त बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। और उनके ना पर्दा नशीन तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल उन्हें मायूब लगेगा क्योंकि उनकी औलादें जवान हैं। चीज़ें तो होता आज ये है नहीं फरजाना जी, कुछ चीज़ें बता देनी ज़रूरी होती हैं और कुछ चीज़ों को छुपा के रख लेना ज़रूरी इसलिए होता है कि उसमें बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। अभी देखिए ना, एक वाक़या मेरे साथ अभी हुआ पिछले दिनों में। जी मैं अभी इतना नहीं, अभी कोई 5-7 साल की बात है। जी मैं मैंने एक सीरियल सलमा आगा से डिस्कस किया, वो था परवीन शाकर, शायरा के नाम से। अच्छा अच्छा अब जब मैंने परवीन शाकर को बनाना संवारना शुरू किया कागज़ों पे, और मैंने उनकी कोई जो हैं वो 6 गज़लें जो हैं वो मैंने सेलेक्ट की उनके दीवान से, और बड़ी मेहनत की, और 2-3 गज़लों की रिकॉर्डिंग भी हो गई और स्क्रिप्टिंग भी हो गई, और हमारा एक चैनल के साथ वो भी हो गया, तय हो गया, एग्रीमेंट MOU साइन हो गया। आप यकीन कीजिए इसमें परवीन शाकर का किरदार सलमा आगा कर रही थी, चूँकि आप ज़रा गौर कीजिएगा वो हम शक्ल हैं उनकी। परवीन शाकर को उनसे देखेंगे थोड़ी उनकी मुशाबत जो है वो ज़्यादा है, चूँकि उर्दू बहुत अच्छा था सलमा आगा का माशाल्लाह। एक फिर वो इतनी पढ़ी लिखी खातून है, और एक्टर तो हैं ही, हाँ जी लेकिन इंसान इतनी बड़ी है कि आज भी मुझे उनका एक कभी वॉइस मैसेज आया था। अच्छा बड़ा मेरी इज़्ज़त करती हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनके बच्चों को सलामत रखे। जी मुझे बहुत वो मुझे इज़्ज़त देती हैं, और मैं भी सच्ची बात है उनको बहुत इज़्ज़त देता हूँ। मेरा उनका ताल्लुक़ बाज़ार हुस्न से जुड़ा हुआ फिल्म है। जो जी हाँ, बनाई, हाँ। जब से ये 88-9 की बात है, जब से आज तक मेरा अच्छा 30-32 ताल्लुक बना हुआ एक है। ताल्लुक़ है जी, और बड़ी मोहब्बत बड़ा प्यार है उनसे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो शायरा मैंने लिख भी रहा था। अब बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मुशक्क़त होती है, आप लिखने वाली हैं, आप जानती हैं कि लिखना आसान नहीं होता। नहीं जाहिर खुश्क लफ्ज़ों सेरू को तने खोना पड़ा। शायर का लहू होता है, फिर कहीं बनती है मिसरा ये तर की सूरत। बड़ी मुश्किल से मैं लिख रहा था उसके, क्योंकि मुझे पता था मैं किस पे लिख रहा हूँ। किस पे? उस औरत पे लिख रहा हूँ जो खुद लफ्ज़ तराश के लोगों को अपना Exactly. जो है वो मुश्किल मदह बनाती है। तो मैंने कहा मैं उसका जब प्ले जाए, वहाँ मकलमा जाए, शुस्तगी ज़ुबान की जाए, तो पता चले ये कोई शायरा है। और मैं इतनी मेहनत से मैंने उसके 4-5 या 6 मेरा ख्याल एपिसोड भी लिखे, क्योंकि 2 तो मुझे जमा पहले ही कराने थे, वो कराए हुए थे। इत्तेफाक देखिए कि मुझे अमजद साहब का फ़ोन आ गया। हाँ जी कलीम जी। मैं कहा जी जनाब, यारो सुना है आप शायरा बना रहे हो? मैं कहा जी बिल्कुल बना रहा हूँ जी। वो परवीन शाकर से बना रहे हैं? मैं कहा जी बिल्कुल, मैंने अखबार में दिया कि परवीन शाकर की ज़िंदगी की ओरिजिनल कहानी। कहने लगा यार उसका बेटा जो है उसने मुझे फ़ोन किया था। अच्छा ये मैं आपके का जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का, जी कि जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है। मैं कहा जी उन्होंने मुझे फ़ोन करके, उसने बेटे ने कहा कि आपके अगर वो वाकिफ़ हैं तो प्लीज़ ज़रा उन्हें कहिए कि इस पे प्ले ना बनाएं। अच्छा मैंने कहा इसमें क्या एतराज़ है उनको? कहने लगे यार आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर तशख़्ख़ुस बाम हो जाती हैं। उन्होंने बड़े महज़ब अंदाज से मुझे कुछ समझाया। मैं उनकी बातों, मैंने कहा ठीक है जी। कहने लगा यार गीतू से बात कर लो तुम। मैंने कहा वो चलो करेंगे फ़ोन, मेरा नंबर दे दो। उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे फ़ोन करके कहा कि आप प्लीज़ बेटे ने फ़ोन किया जी, क्या आप ना बना? अम्मी पे नाम बनाएं, कोई बात नहीं, इतना काम आपने किया, अगर एक नहीं बनाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आपकी कलमकारा हैं वो भी आपके साथ की, तो कुछ अजीब सा हो जाएगा। ना जाने उन्हें क्या खौफ था, मुझे तो नहीं समझ में आया, लेकिन बहरहाल उनके मना करने पे मैंने वो MOU वापस किया, वो सारी चीज़ें। बड़ा मेरे साथ वो हुआ एक। तो ये होता है कि कुछ लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में आप बात करो तो उनकी औलादें जवान होती हैं, चीज़ें होती हैं, फिर वो अजीब हो जाती हैं। अच्छा
अच्छा प्रवेश साहब, कहानी पहले लिखी जाती है बाद में फिल्म बनती है, या फिल्म का नहीं। पहले जो है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। हम्म, अब मैं किसी फेक आदमी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रॉपर फिल्म मेकर हैं हाँ जी। वो सबसे पहले स्क्रिप्ट जो है उस पर गौर करते हैं, उसी पे गौर गौस होता है, कंटेंट पे ही सब कुछ है। हम्म, क्योंकि ये ज़मीन है जिस पे आपने जो सारी तामीर करनी है, अगर वो ठीक नहीं है तो सारी बिल्डिंग टेढ़ी होगी, कुछ ऑड होगी, या कुछ ऐसी होगी कि जो अच्छी नहीं लग अच्छी अच्छी लगे नहीं, दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो स्क्रिप्ट इज़ मस्ट। पहले स्क्रिप्ट होता है, पहले कहानी होती है, कहानी फिर स्क्रीन प्ले किया जाता है उसका, और फिर उसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं। आजकल मैं एक अमेरिकन हैं मेरे, एक हमारे साहब एक्टर हैं, उनकी मैं फिल्म देख रहा हूँ। मैंने तो वो उनका नाम है जी नूर नगमी। नूर नगमी। जी। अच्छा, वो अमेरिका में होते जी, अमेरिका वर्जीनिया में होते हैं और वाशिंगटन डीसी में होते हैं। अच्छा। और वो एक बड़ा 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 कदरदान आदमी है, फन का कर फ़न का बड़ा कदरदान आदमी है। तो मुझसे वो पहले एक कहानी लिखवा रहे थे, तो वो उन्होंने देखा कि उसका बजट या उसके माहौल बड़ा ज़रा थोड़ा सा वसी था। फिर उन्होंने मुझे कहा यार एक मुझे रोमांटिक फ़िल्म लिख दो। मैंने जो नाम सजेस्ट किया अभी उनको जो भेजना है मुझे, वो है यारा इश्क इश्क। यारा इश्क इश्क। हाँ। ये उर्दू है? जी, ये पंजाबी उर्दू फिल्म है, हाँ। लेकिन ये यारा इश्क इश्क इसका नाम होगा। तो कमर्शियल है, लेकिन रोमांटिक और ड्रामेटिक है, थोड़ी आर्टिस्टिक है। तो सर तो आर्टिस्ट मिल जाएंगे हमारे इंडस्ट्री में जो इधर गिर्द देखें तो? अब तो ड्रामा आर्टिस्ट ही रह गए हैं फिल्मों नहीं, के वो लिए। ड्रामा फरजाना जी, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, वो ड्रामे का हो, स्टेज का हो या फिल्म का हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सिखाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। मेरे नज़दीक जो एक्टर है ना, वो जस्ट एक पानी का गिलास है, उसको आप अगर कप में डाल लें वो उसकी शक्ल धार लेगा। वो कप में डालने वाला जो है वो अगर परफेक्ट है तो एक्टर का कोई, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बाय बॉर्न कुछ के लोगों के अंदर इतना टैलेंट होता है, वो परफॉर्मिंग आर्ट में वो एक्टिंग साथ में लेके पैदा होते हैं। अच्छा, माजी में ये रहा है कि जो टीवी के आर्टिस्ट हैं, अगर उनको कोई चांस इस तरह से नुमाया दिया तो वो इतनी फिल्में हिट नहीं हुई। नहीं, उसकी जब बहुत तक सारी सिल्वर स्क्रीन पे नए चेहरे और टीवी से हट के हों तो वो कामयाब होते हैं। हमारा माजी तो यही है ना देखिए, इंडस्ट्री बात का। यह है, नहीं मैं अर्ज़ करूँ फरजाना जी कि जो किरदार की अहमियत है, जिसको भी आप लेते हैं, क्या वो किरदार जो लिखा गया है उस पर सूट करता है? हमारे यहाँ ज़्यादा फिल्म जो हैं वो बुनियादी तौर पे मिसकास्टिंग की वजह से भी फ्लॉप हो जाती हैं। यानी रोल जो है वो नसीर खां का है और दे दिया बशीर खां को, तो वो तो कभी भी सर्वाइवल जो है वो तो एक दीवार है सर्वाइवल के रास्ते में। और इसमें यकीन कीजिए ये वो मरहला है जहाँ उस दीवार में कामयाबी की ना तो कोई खिड़की खुलती है ना कोई रोशनदान। अच्छा, ये जो फिल्म के लिए कास्टिंग की जाती है, इसमें सिर्फ डायरेक्टर का इस्तेकाक होता है या इसको में राइटर को भी शामिल किया जाता है? राइटर को भी शामिल, राइटर भी अपना आइडिया देता है, बताता है कि ये फला फला अदाकार होना चाहिए, चूँकि बुनियादी तौर पे वो माँ होता है, वो जानता है कि मेरे किरदार की खसलत क्या है, जी बिल्कुल। फितरत क्या है, तो वो फिर ज़रा थोड़ा ज़्यादा वो भी बताता है, डायरेक्टर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, और फिर अल्लाह के हुक्म से कई ज़ोरावर फिल्मसाज जो हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। वो अपनी मर्ज़ी भी कर देते हैं, जी फलां को ले लो, फलां को ले लो। क्या माजी में भी ऐसा ही था? ये कुछ ये सालों से तो ऐसा चला है। नहीं, शुरू से भी डायरेक्टर की खैर बड़ी वैल्यू थी, हाँ राइटर जी। की बड़ी वैल्यू थी। कलमकार को ऐसे समझते थे कि ये पता नहीं अवतार है, डायरेक्टर को ऐसे जानते थे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, कि सुपरमैन है। तो वो एक जो शोबों की इज्जत थी, हुनरमंदों की जो आबरू थी, उसमें कमी वाक़ हुई है, क्योंकि बहुत से फेक आदमियों के आ जाने की वजह से जो प्रेस्टिजियस नहीं है। कुछ लोगों के अजहान बिकाऊ हैं, कुछ लोगों के नज़रिए बिक जाते हैं, जी। कुछ लोग अपनी प्रेस्टीज बेच देते हैं। तो वो तो, और जो डायरेक्टर हो, राइटर हो और प्रेस्टिजियस ना हो, पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है, ये कैसे है। अच्छा, जब आप इंडस्ट्री में आए आपको कौन सी आर्टिस्ट बहुत पसंद थी?
अच्छा, बतौर औरत पसंद या अदाकारा? दोनों ही कर ले। अच्छा, दोनों कर लेते हैं। देखिए, मेरी जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरी जो फेवरेट आर्टिस्ट थी, बड़ी हॉट औरत थी, वो थी मुसर्रत नज़ीर। सबिया भाभी की तो हम इज्जत ही इतनी करते थे, हाँ जी। संतोष कुमार साहब की वजह से। भाभी भाभी के अलावा दूसरा लफ्ज़ हमने कभी नहीं कहा उनसे। और वो वैसे भी ब्रांड की भाभी थी, जैसे ब्रांड नहीं बन जाता, जगत भाभी। तो हमारे यहाँ इस सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि किसी औरत का जब शौहर मर जाता है, वो भाभी तो वो पहले ही होती है, फिर उसे बेवा भी साथ में लगा के और उसे एक यासियत की सूली पे लटका दिया जाता है। उसके अकेलेपन को, उसकी तन्हाई को, उसके जज्बात को, उसके ह्यूमन बीइंग जज्बों को कोई बंदा नहीं देखता। ये हमारी सोसाइटी का ऐब है। मैं ये नहीं कह रहा, वो अगर शराफत से ज़िंदगी गुजार रही है तो जो उसके दाएं बाएं लोग हैं उनको ख्याल करना चाहिए कि ये औरत है, मशीन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये है। तो हुआ ये होता है हमारे यहाँ। मुसर्रत नज़ीर, हाँ जी, हाँ, वो बस उन पे मैं वो एज आर्टिस्ट भी मुझे नहीं, एज आर्टिस्ट तो मुझे सबिया भाभी पसंद थी। अच्छा, लेकिन ये बतौर ये खातून के हैसियत से मुझे मुसर्रत नज़ीर की एक फिल्म है शहीद जी, वो मार्कतुल आरा फिल्म है। उसमें एक गीत उन पे पिक्चराइज है, एक बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। तो जिस कैफियत में खलील कैसर साहब ने उसको पिक्चराइज किया है, एग्जीक्यूट किया है स्क्रीन पे, वो अपनी मिसाल आप है। उसमें कहीं कोई सुकम नहीं है, वो पुटरे है। जो उसने परफॉर्म किया है मुसर्रत नज़ीर ने, मेरा ख्याल है ज़िंदगी में जितना भी किया सबसे अच्छा वही किया। क्या चीज़ें अच्छी बातें उनकी, लेकिन या होता है ना, एक तो पर्सनैलिटी नहीं, वो बस वो देखिए, बात सुनिए, मर्द जो होते हैं ना, सारे होते तो एक ही तरह के हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस ये फ़र्क होता है, कोई इंटेलेक्चुअल होता है, कोई जाहिल होता है, कोई जाबर होता है, कोई साबिर होता है, कोई थोड़ा सा, तो ये मुख्तलिफ होते हैं वो खसाइल थोड़ी सी। लेकिन जहाँ तक उनकी कोर है, कोर जैसे बोलते हैं, वो एक ही है सबकी, वो सब एक ही तरह के होते हैं। तो मर्द वैसे ठहरता भी नहीं है एक पे, बदलता रहता है। जी, आपने भी बदले नहीं, बेशक क्यों नहीं बदले। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि बदलने में भी एक मयार का होना बड़ा ज़रूरी है इस बदलाव में। तो हमारे यहाँ थोड़ा मयार को जो है वो ज़्यादा अहमियत, मयार मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वो कोई पैराशूट बांध के आसमान से ज़मीन पे उतरी हो या उतरा हो, या मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बड़ी गाड़ी में वो आए और बड़ी घर की मालिक हो, नहीं। मैं मयार उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लहजे में, जिसके अंदाज में, जिसकी गुफ्तगू में, जिसके सलीके तरीके में ऐसी बात हो। मर्द हो तो तब अट्रैक्ट हो जाता है, औरत हो तो तब अट्रैक्ट हो जाती है। वो होती बिहेव से है, होता बिहेव से है। उस दौर में तो परियों का देश था वो, तो दिल भी आ जाता है बंदे का। नहीं, देखिए इंसान तो बतौर इंसान तो हर कोई इंसान ही है। हाँ जी। और वैसे भी मर्द तो जो है वो मेरे नज़दीक जो है वो ज़्यादा कीचड़ पे ही चलता है, यानी उसके पाँव का फिसलने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। औरत के पास एक खूबी और है, ये नहीं कि वहाँ बेवफाई नहीं होती। मैंने बहुत सी बेवफाइयाँ भी भुगती हैं, देखी भी हैं, अपने दोस्तों को भी देखा है, अपने फ़नकार दोस्तों को भी देखा है, उनकी अच्छाइयाँ भी देखी हैं, उनकी ख़वातीन की कईयों की मैंने वो भी देखा है कि वो किस तरह से। लेकिन मुझे मर्द वो बेवकूफ़ लगता है जो बेवफाई की दुकान से वफ़ा ख़रीदने चला जाता है। भाई, आपको अगर इतनी भी परख नहीं है तो फिर भुगतिए। पर वैसे आप वैसे किस पे, जैसे होता है ना, बस दिल आ गया है वही। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि पसंद आना और चीज़ है, ये सवाल आपका और है, दिल आना और चीज़ है। देखिए, मुझे भी दिल आया। अच्छा। किसी पे नाम नहीं लेंगे? नाम नहीं लूँगा। अच्छा। तो बड़ा ताल्लुक़ रहा, बड़ा अच्छा। वास्ता रहा, मुल्क की सुपरस्टार थी। अच्छा। दिल आ गया। हाँ। और इनका भी आ गया, उनका भी आ गया। तो वो अच्छा एक म्यूचुअल कुछ अर्सा रहा। अच्छा। लेकिन वो इत्तेफाक देखिए, हाँ,
कि हमारे जो घर वाले थे उन्होंने ख़ास तौर पे मेरी नानी ने मुझे पाला था। मेरे बाप तो चूँकि सनमा ऑनर थे, वो वहाँ खानेवाल में होते थे, उनका सनमा वहाँ था। अच्छा। मैं यहाँ पढ़ता था लाहौर में अपने ननियाल में। तो उनका हुक्म मेरे लिए खुदा का हुक्म था, चूँकि मुझे उन्होंने, मेरे नाना ने और नानी ने बड़ा प्यार दिया हुआ था। मैं नहीं बता सकता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बिल्कुल नहीं बता सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि आसमान के सितारों और समंदर के पानियों से ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत। तो वो प्यार जो उनका था, उनका हुक्म सादिर हो गया कि मैं तेरा रिश्ता कर देता। अच्छा। ननियाल मेरा पंजाब से है और ददियाल मेरा जो सहारनपुर दिल्ली वगैरह से है। वहाँ से। तो वो ज़ाहिर है वो एक, अब उनका हुक्म टालने का तो सवाल नहीं पैदा होता था। तो मोहब्बत मुझे कुर्बान अच्छी कर दी तरह थी। याद है, नहीं मैं आपको बताता हूँ कुर्बान कैसे की। अच्छा। मैं वहाँ से मुझे मुझे उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा तेल होता था उन दिनों में, अच्छा। हाँ। वो लगाना है। अच्छा। तो मुझे तेल मेहंदी वाली? तेल मेहंदी वाली रात मैं अच्छा। शूट कर रहा था अच्छा। उसी आर्टिस्ट के साथ। अच्छा। तो मुझे वहाँ से जो है मुझे जाना पड़ा। मैंने अपने कहा लाइट वाइट कराओ, मैं ऐसे गाड़ी में जाता हूँ किसी की और ऐसे आता हूँ। उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अच्छा। मैंने कहा मैं जाता हूँ रात, मैं किसी गाड़ी पे बैठा गया, जल्दी से जाके वो आए हुए थे, वो तेल तूल लगवाया। तो वो एक बांधते थे गाना जैसे बोलते हाँ, हैं, बिल्कुल। वो उन्होंने इस हाथ पे बांधा। ये पाकिस्तान का पहला इंटरव्यू है जिसमें ये बता रहा हूँ मैं। वो गाना बांधा, अच्छा। उसके ऊपर मैंने काले रंग का कोट पहना हुआ था, वो मैंने ऊपर कर लिया, सर्दियाँ थी। अच्छा। और मैं आ गया। और मैंने अपने कोरियोग्राफर दोस्त था मेरा, उसको मैंने बताया कि क्या यार नाम उनका? जो दोस्त थे फौत हाँ। हो गए, अशरफ शिराजी। अच्छा, अशरफ शाह। उन्हें मैंने बताया कि यार मेरा ये मामला था, मैं इसलिए यार तो इतनी लेट हो गई, लाइट हुई इतनी देर हो गई। तो उन्होंने भी, एक्ट्रेस ने भी कहा कि भाई चलो अब कर लो, अब आप कर भी लें खुदा के लिए, जल्दी तो उन्हें जल्दी। पता था कि आप तेल मेहंदी पे गए? कुछ पता नहीं ना, यही तो बता रहा हूँ। शॉट हो रहा था। अच्छा। जब शॉट हो रहा था तो मैंने ना ऐसे 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 करता ना बंदा, हाँ, वो बिल्कुल। किया ना, तो वो सुर्ख रंग का वो गाना उन्होंने निकल देखा। आया। अच्छा। देख के उन्होंने अशरफ से पूछा कि ये क्या है। अच्छा। तो उसने कहा कि जी आप देख लिया आपने, तो बस में क्या है, बस घर वालों की है वो कोई ऐसी। वो हर्ट हो गए बहुत ज़्यादा, हर्ट हो गए। फिर उन्होंने भी माशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद जो है वो शादी कर ली। तो वैसे क्या फीलिंग्स थी, आप छुपा रहे थे? नहीं और वो मैं कैसे तो सामना फीलिंग्स करूं? वो कोई एक्सप्लेन, देखिए फीलिंग्स की तस्वीरें नहीं बनती। नहीं, बंदा कुछ सोचता है ना कि मैं क्या जवाब दूंगा कुछ और नहीं, कैसे। फेक लगता है बंदा, अपने आप को खाली खाली लगता है। झूठ जो है ना उसके पाँव नहीं होते। हाँ। तो वो मुझे ज़रा, ये तो नहीं मैं कहता कि मैं कभी झूठ नहीं बोला, झूठ बोला है कभी ऐसा मसलतन जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे मुझे नफ़रत है झूठ से, अच्छी बात। इतना मुझे, मैं मुतनफ़िर हूँ इससे, मुनाफिकत से और झूठ से। आप यकीन कीजिए मेरे, क्या बताएं आपको, ये तो दुनिया ही सारी इस वक्त जो है, जो माहौल है आपके इर्द गिर्द, इसमें दोस्त हैं लेकिन दोस्त नहीं हैं। हाँ, सही। दोस्त हैं, दोस्तियाँ हैं, लेकिन दोस्त नहीं है। ये एक जुमला है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। तो मैंने कभी नहीं किसी से, मैं अगर किसी से इतनी भी इज़्ज़त उसकी करता हूँ उतनी तो मेरी खालस है, करता जितना मुझे पता परसेंटेज है आपकी, इतनी करता हूँ, उसकी ज़्यादा करता हूँ, फलां की बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो इसी तरह ही मोहब्बत के मामले में भी मैं थोड़ा सा इंतहा पसंद। हाँ, या तो मोहब्बत करता हूँ जी, या बाखुदा नहीं करता, नफरत बाखुदा नहीं करता, अच्छी बात। या करता हूँ। नफरत भी की कभी किसी से? बिल्कुल कीजिए, की ह्यूमन थी? बीइंग जी हुआ मुझे। अच्छा। एक खातून थी, बाकायदा मैंने, मुझे उसका उनसे भी नाम नहीं नफरत हो लेंगे गई। आप? नहीं, क्या ज़रूरत है, पता क्या बात है, सारे अब देखिए 50 से ऊपर गुजरी हुई ख़वातीन हैं, बच्चे उनके जो हैं उनके कद उनसे ज़्यादा लंबे हैं। मैं उनका हाँ, नाम लेकर तो उनको पशेमान नहीं करना चाहता, सही बात है। क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाएंगे अपने बच्चों के सामने। तो कतई नहीं, मैं, बहुत से लोग हैं इस तरह के मामलात होते हैं ज़िंदगी में, सबके साथ होते हैं, बिल्कुल। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ह्यूमन नेचर है कि। लेकिन जिसे लोग मोहब्बत समझते हैं मेरे नज़दीक,
जी। मेरे नज़दीक मोहब्बत वो नहीं होती, वो कुछ और है। और उसको भी मैं आपके इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है ये मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन ने भी देखना है, बच्चियों ने भी देखना है, बच्चों ने भी देखना है। वरना मैं आपको ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि मोहब्बत असल में होती क्या है। तो मैं नहीं चाह रहा उसको, उस इशू को भी छोड़ना मोहब्बत। लेकिन एक जुमला कह रहा हूँ कि जिसको लोग मोहब्बत का नाम देते हैं, मोहब्बत नहीं होती। ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। कौन सी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर गई, और उसमें क्या खासियत है जो अट्रैक्ट कर गई? हुस्न बीबी बड़ी चीज़ है, फिज़ीक औरत की, मर्द की बड़ी चीज़ है, लेकिन मेरा इस पे ज़रा बिलीव कम है। मैं थोड़ा सा अंदर देखता हूँ, अंदर होल देखता हूँ। क्या आँखें जो हैं उसमें नफासत है? क्या आँखों में वो पाकीज़गी जो अंदर की होती है? पाकीज़गी का मतलब ये नहीं कि वो सर पे चादर लेके बैठी रहे। मेरे नज़दीक जो तहारत है वो आँख में है। तो वो जो आँख की तहारत है वो किस तरह की है? वो लहजा कैसा है? क्या आँखों में बाकायदा दिखाई दे रहा है कि ये कह रही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तो क्या आँखें भी कह रही हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? गवाही दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि हम एक्सप्रेशन की रोटी खाते हैं ना, अब इतने मुश्किल आदमी के साथ तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। चक्कर नहीं दिया जा सकता लेकिन वो आदमी दे सकता है चक्कर। जी, वो दे सकता है, वो बिल्कुल दे सकता है। मर्द खैर अक्सर दे जाता है। अच्छा। और औरतें शोबिज़ का तो कोई ऐसा मसला नहीं। मर्द तो सिर्फ मर्द है। मैंने आपको अर्ज़ किया है, वो शोबिज़ का हो या किसी झोंपड़े में रह रहा हो, किसी कभी दूर दूर से शोबिज़ का ताल्लुक ना, मर्द होता मर्द ही है। कहते हैं ना शोबिज़ में झूठ बड़ा चलता है। नहीं सर, नहीं, वो चलता है। वो देखिए उसी तरह ही चलता है जैसे ज़माने में चलता है, बाखुदा। अच्छा। मैं कोई खुदा ना खासा शोबिज़ की वो कसीदा नहीं बयान कर रहा। शोबिज़ में उसी तरह का झूठ है जैसे ज़माने में है, उसी तरह की मुनाफिकत है जैसे ज़माने में है। शो है ना, शो कुछ कराना है, एक्चुअल कुछ नहीं है, नहीं, कुछ वो हमारी प्रोफेशन है कि हमने वो ऑन कैमरा हमने क्या करना है, लेकिन ऑफ द कैमरा तो हम ऐसे नहीं हैं। ऑन कैमरा हम कुछ और हैं, ऑफ कैमरा हम कुछ और हैं, लेकिन वो हम वैसे ही हैं जैसे आप सब हैं। कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि उतने ही बेईमान जैसे सोसाइटी में हैं, इंशाल्लाह वैसे ही वहाँ भी हैं। उतने ही ईमानदार जहाँ वहाँ ये सोसाइटी में वैसे वहाँ भी हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है। कोई लोगों ने ऐसे बना दिया है शोबिज़ को ना, ज़्यादा ऐसे ही बना के कहानियाँ, चूँकि कहानियाँ बिकती हैं, हाँ जी, बातें बिकती हैं, तो वो बातों से, कहानियों से ही किसी को जो है वो नेगलेक्ट कर दिया, किसी को बुरा बना दिया, किसी को अच्छा बना दिया। यकीन करिए सारे ह्यूमन बीइंग एक ही जैसे हैं। बाबरा शरीफ भी आपके उसमें एक साथ काम किया? सर बाबरा शरीफ, शी इज़ क्वीन, नॉट एक्ट्रेस, नॉट। मैं नहीं समझता कि वो कोई आम औरत है। वो माँ के शिकम से ही ख़ास औरत पैदा हुई है। बेशक कभी किसी ज़माने में आज के हालात नहीं होंगे, लेकिन आप, मेरा यकीन है, मेरा दिल ये कहता है कि वो ख़ातून माँ के शिकम से क्वीन पैदा हुई है। मैंने परफॉर्मिंग आर्ट में तो खैर उससे बड़ी एक्ट्रेस यहाँ एक ही थी, वो शमीमरा थी, में भी उन्होंने काम किया। लेकिन आप यकीन कीजिए मेरा उनका बड़ा अच्छा एक वो है, कभी कभार साल 6 महीने में कभी हम इकट्ठे खाना खा लेते हैं, कभी वो बुला लेती हैं तो चले जाते हैं। चूँकि वो एक बादशाह है, क्वीन है, उसका मिजाज होगा तो वो कहेंगे कि आ जाओ यार आज खाना खा लो। अगर उनका मिजाज नहीं होगा तो साल साल बात भी नहीं होगी। वो इस तरह की औरत है। और आप यकीन कीजिए इतनी ह्यूमनिस्ट है कि वो तो जानवरों को भी जो है वो, मेरा ख़्याल है कि वो इंसानों की तरह ट्रीट करती हैं। उन्होंने 2 तोते पाले हुए हैं, एक शहरी, एक का नाम है, एक का नाम मैंगो है। आप यकीन, शहरी, अच्छा, एक का मैंगो। आप यकीन कीजिए, नाम किस लिए रखा गया पता नहीं है, वो जानती हैं। लेकिन वो दोनों तोते उनके बगैर भाई, वो किसी से बात कर रही होती हैं, बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। वो चिढ़ते हैं, उनसे मोहब्बत इतनी कर चुके, वो इतनी मोहब्बत उनको दे रही हैं। और वो जो लोग बतौर इंसान अच्छे होते हैं ना, वो मेरा ख्याल अदाकार भी शायद अच्छे होते हैं।
परफॉर्मिंग आर्ट में बाबरा शरीफ के लेवल की कोई आर्टिस्ट इस मुल्क में पिछले 50 साल से नहीं आई। वन एंड ओनली। इतनी रियलिटी, इतनी रियल परफॉर्म करने वाली खातून है कि मुझे तो कभी कभी गुमान होता है कि वो कोई ख़ास चीज़ है, क्योंकि इस तरह एक लम्हे में कोई बंदा अपना एक्सप्रेशन नहीं बदल सकता। वो अपनी एक्सप्रेशन पे उनको होल्ड है, अपनी वॉइस पे उनको होल्ड है, अपनी आँखों की बसारत तो खैर उनकी है ही, बड़ी बसीरत बड़ी अच्छी है। वो परख का बड़ा मादा है उनके अंदर, वो तोड़ लेती हैं ऐसे हाथ से बंदे को, चाहे वो कितना ही कारीगर क्यों ना हो। तो उनका मिज़ान बड़ा अच्छा है, परख का मिज़ान बहुत अच्छा है। और बस ये है कि सचमुच की आर्टिस्ट है। आप क्या समझते हैं, आप उनकी इतनी कुर्बत में भी, यानी इतनी जी फ्रेंडशिप भी जी है आपकी, जी जी। शाहिद से शादी का फैसला उनका दुरुस्त था वैसे? नहीं, वो देखिए ज़िंदगी में आज एक सिर्फ एक जुमले में इसको बंद कर दूंगा मैं, कि जो इंटेलेक्चुअल होता है ना वो ब्लंडर करता है, और जो बेवकूफ़ होता है वो गलती करता है। बड़ा डिफरेंशिएट किया आपने। हो जाता है, क्योंकि मिसमैच जहाँ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, डेफिनेट। हालांकि वो भी बड़े अच्छे हैं अपनी जगह पे, हाँ, वो बुरा नहीं है, हैंडसम आदमी है, प्यारा आदमी है, दोस्त आदमी है, लेकिन मिस मैचिंग है, मेंटल कम्युनिकेशन जो है उसमें हो जाता है तजाद। तो फिर कभी रिश्ते थोड़े निभते हैं, दोस्तियाँ नहीं निभती, आम ताल्लुक़ नहीं निभते, तो मियाँ बीवी कैसे चल सकते? तो आपने मशवरा कभी भी नहीं उनको दिया कि नहीं, शादी कर लेनी चाहिए थी इसके बाद? मैंने नहीं, देखिए ज़िंदगी तो रुक उसके बाद नहीं, शादी, सच्ची बात यह है कि कोई रज़िया सुल्तान का याकूत हो तो शादी करे। सही है, मुश्किल हो गया। वजह यह है कि डोमिनेटिंग उनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। भाई डोमिनेटिंग शख्सियत है खुद। और शौहर जो होते हैं ना, मिट्टी का शौहर नहीं होता, वो भी अगर हो थोड़ा सा, वो भी आपको पता है, शौहर तो शौहर है। उसका कहना, उसका सोचना, उसका पूछना, उसका बात करना, आपके साथ उसका रवैये कुछ और, वो कुछ अंदाज इख्तियार कर जाते हैं शादी के बाद। इनसे जुड़ी कोई बहुत अच्छा वाक़या हुआ? किन से जुड़ा? बाबरा के साथ कहीं बैठे या कहीं ऐसी नहीं, बात? वो बड़े वाक़यात, अब वाक़यात तो फिर मैं बयान करने में तो प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। बड़े वाक़यात हैं, बहुत सारे कोई वाक़यात दिलचस्प हैं। सुनाएं। दिलचस्प सा क्या सुनाना है आपको, बस दिलचस्प यही है कि वो खुद एक दिलचस्प खातून है, शख्सियत है। वो एक दिलचस्प औरत है। वो देखिए कितना ट्रेजिक किया उन्होंने, किया है ना, आपने देखा कि लोगों को रुला देने वाली, मेरा नाम मोहब्बत से शुरू हो जाए आप, हाँ जी। लेकिन उनके अंदर तो एक कॉमेडियन भी पोशीदा है। इतना अच्छा जोक करती हैं, मुझे इस तरह से फ़ोन पे साबित करेंगे, पता नहीं कौन बात कर रहा है, बड़े बड़े जोक करती हैं वो। अच्छा, हाँ, उनको जोक करने की आदत है। वो कोई जोक ही सुना दे उनका। उनका खुश रहना, वो खुश रहना पसंद करती हैं। अब ज़िंदगी में देखें, उदासियाँ तो बेशुमार होती हैं, बेशक। और आप ग्राउंड रियलिटीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने कई दफ़ा कहा है बाबूजी, मैंने हमेशा बाबूजी कहता हूँ, अच्छा। मैं कहा बाबूजी एक बात बताइए कि ये तन्हाई आपको, तो उसने मुझे एक जुमला कहा कि ज़रा अपने लिए देख, तू भी तो अकेला है भाई। एक बीवी, मैंने आपको बताया था आपके पहले इंटरव्यू में, हाँ जी। एक बीवी जो थी वो बहुत हो गई ब्रेन ट्यूमर से, दूसरी जो थी उसे ज़िंदगी ने मुझसे छीन लिया, तो अब मैं भी अकेला हूँ। तो मैं तू क्या करना? मैं कहा मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ तन्हाई, इतना लिखता हूँ, बैठता हूँ, इंजॉय करता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। तो कहने लगी बस इसी तरह ही देख लो, हम भी इसी तरह के आदमी, हम तुमसे भी ज़्यादा जो हैं हसास हैं। और वाकई वो है, इस नो डाउट, वो इसलिए मैं उसे हसास कह रहा हूँ। आप यकीन करें बहुत लोग हैं यहाँ फिल्म में, थोड़े लोग हैं ऐसे, कहाँ हैं? कोई हो तो उसका जिक्र कर रहा होता, इतनी देर से मैं किसी और के लिए बोल रहा हूँ? मैं तो नहीं बोल रहा किसी के लिए, बाबरा शरीफ के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई उस जैसा हो तो ज़रूर मैं उसके बारे में ऐसे कहूँ जैसे मैंने कहा है।
कभी उन्हें ख्याल आया कि वो कोई फिल्म डायरेक्ट करें, आप लिखें? नहीं, वो असल में ना उनकी उनका उनके मिजाजों के मौसम है। अच्छा। वो अगर उनका दिल चाहे भी ना, अभी उन्होंने एक फ़िल्म शुरू कराई, बहुत देर हुई, हाँ जी। हसनैन डायरेक्टर थे, एक फ़िल्म शुरू कश्मीर के, मेरा ख्याल एक सेट हुआ, कोई बात हुई, छोड़ दिया, पैसे लगाए, लाखों रुपया लगा के छोड़ दिया। वो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ नहीं देख सकती। और ये नहीं है कि वो मिजाज जो है उनका, वो किसी पे जबर करे, जबर नहीं करती, लेकिन अपने मिजाज के साथ चलते। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे जो है ना रोमांटिक हीरो आप किसे समझते थे? वहीद मुराद, वो आपके मुंह में अभी लफ्ज़ हैं तो मैंने बोल दिया। वो एक ही रोमांटिक हीरो आया, सच्ची मुच्ची का हीरो भी वही था, जिसे आप, हीरो एक लफ्ज़ है ना, हमारे यहाँ हीरो क्या होता है, पहले तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर लें। जी। हीरो जो है वो होता है जो आपका आइडियल बन जाए,